कोर कमांडर हिदायतुर रहमान, जिसने उस वक्त भी हमें कहा था कि क्या हुआ जो आपके बच्चे शहीद हुए और पैदा करो। इस माह के लाल को जब 16 दिसंबर 2014 को शहीद किया गया तो कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हिदायतुर रहमान ने इसको कहा कि आप और बच्चे पैदा कर लें, इस मुल्क में और भी बहुत शहीद हुए हैं, अगर आपका बच्चा भी शहीद हो गया तो उसमें ऐसी कौन सी बात है। और आज तक 7 साल गुजर चुके हैं और इस समेत कई माएँ अभी तक रियासत से इंसाफ की भीख मांग रही हैं। एपीएस अटैक को 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी रियासत पाकिस्तान उनके लवाहिकीन को इंसाफ देने के बजाय उनके बच्चों के कातलों के साथ मुज़ाकरात करके उनको माफ़ करने का सोच रही है। क्या वाकई रियासत पाकिस्तान इनको माफ़ कर भी सकती है या नहीं कर सकती? क्या इन जो लोग माफ़ करने की बातें कर रहे हैं, एमनेस्टी देने की बातें कर रहे हैं, क्या इन्होंने अपने बच्चे खोए हैं? क्या ये उन माँ बाप से उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर कैसे इन दहशतगर्दों को माफ़ कर सकते हैं? कोर कमांडर हिदायतुर रहमान, जिसने उस वक्त भी हमें कहा था कि क्या हुआ जो आपके बच्चे शहीद हुए और पैदा करो। ये चले गए तो क्या हुआ और पैदा करो। उसे नहीं पता कि बच्चा पैदा करना कितना आसान है। सबर होगा तो मैं कंबल ओढ़ के घर में सो जाऊंगी। नहीं चाहिए मुझे सबर, देना है तो अदल चाहिए, इंसाफ चाहिए। नहीं चाहिए मुझे सबर, मत करो मेरे लिए सबर की दुआएं। ये एपीएस शोहदा की फैमिली हैं। ये वो माएँ हैं जिन्होंने 16 दिसंबर 2014 को अपने बच्चों को खोया और जब इनके बच्चे शहीद किए गए तो उस वक्त के कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हिदायतुर रहमान ने इन माओं को कहा कि आप और बच्चे पैदा कर लें, इस मुल्क में और भी बहुत शहीद हुए हैं, अगर आपके बच्चे भी इस फहरिस्त में शामिल हो गए तो ऐसी कौन सी बात है। ये पिछले 7 साल से इंसाफ की मुंतज़िर हैं और जब भी ये इंसाफ मांगती हैं तो बदले में इनको ये कहा जाता है कि आप सब्र करें। पाकिस्तान की 74 साल तारीख में बहुत से सानियात हुए हैं, लेकिन 16 दिसंबर 2014 को जो सान्या हुआ वो अनडाउटेडली पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह तरीन दिन था और ही सान्या था। और बहुत ज़्यादा शर्म की बात तो ये है कि उस सान्या में जिन माओं ने, जिन घरों ने अपनी औलादें खोईं, आज तक वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं और वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। और ये रियासत उनको इंसाफ देने के बजाय उनके कातलों के साथ मुआहदे कर रही है, उनको एमनेस्टी देने का सोच रही हैं। कुछ अरसा कबल इस मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, जो कि पूरी रियासत के हेड हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि गवर्नमेंट को टीटीपी जो टेररिस्ट हैं जो कि हथियार डाल रहे हैं और पाकिस्तान को आइन को मानने को तैयार हैं, उनको माफ़ कर देना चाहिए। कुछ दिनों बाद फॉरेन मिनिस्टर शाहमूद कुरैशी ने भी यही बात की और फिर कुछ दिन कबल बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि गवर्नमेंट जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ ग्रुप्स के साथ मुज़ाकरात कर रही है और ये रिकन्सिलिएशन प्रोसेस है। तो ये जो डेवलपमेंट थी इसको भी एपीएस शोहदा की जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि हुकूमत का ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है दहशतगर्दों की तरफ, ये उनके जो जज्बात हैं उनको मजरू कर रहा है और उनको इंतहाई रिग्रेट हो रहा है और बहुत दुखी हैं वो। और उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उनके बच्चों को कत्ल किया, स्कूल के अंदर शहीद किया, गोलियां चलाई उनके ऊपर, कोई नहीं देखा कि बच्चा कितनी उम्र का है, वो यहाँ पे तालीम हासिल करने आया और आप उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने 80,000 पाकिस्तानियों का जिस तरह से उनको शहीद किया, तो उनका ये मानना है कि ये इनको किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए और अगर हुकूमत इनके साथ कोई मुआहदा किया, इनको माफ़ किया, तो वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो एहतजाज करेंगे और इसको अपोज करेंगे। सवाल तो ये पैदा होता है कि कोई मिनिस्टर, सदर पाकिस्तान या इवन प्राइम मिनिस्टर भी कैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द को माफ़ कर सकते हैं। क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है पिछली 2 दहाइयों के अंदर, इस जंग के अंदर? इन्होंने नहीं खोया, तो ये कैसे, इनको ये किसने इजाज़त दी है कि ये उन सब दहशतगर्दों को माफ़ कर दें जिन्होंने पाकिस्तान में कत्लेआम किया? ये आप बात समझ लें कि रियासत जो 80,000 फैमिलीज़ हैं उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर किसी एक दहशतगर्द को भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये उनका इस्तेहकाक है, उन्होंने अपने प्यारों को खोया है। अगर आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो आप कभी भी एमनेस्टी छोड़ दें, आप उनको किसी भी तरह से उनको माफ़ नहीं कर सकते और कोई भी जो आप कह लें कि ह्यूमन राइट्स का लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, वो इसकी इजाज़त नहीं देगा। और इससे भी शर्मनाक बात तो ये है कि जब इस तरह के बयान सामने आए सदर पाकिस्तान और शाहमूद कुरैशी और इमरान खान की तरफ से, तो टीटीपी ने उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया। उनके जो स्पोक्स पर्सन मोहम्मद खरासानी, उन्होंने कहा कि हम इस एमनेस्टी को रिजेक्ट करते हैं
और उन्होंने अपना एक पूरा पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हमने जो भी कुछ किया हम उस पर कोई रिग्रेट नहीं, हम कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम ना ही हथियार डालेंगे और ना ही हम ये जो कुफरिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो था कुफरिया, हम इस कुफरिया आइन को कभी भी नहीं मानेंगे। आज लोग ये सवाल करते हैं कि जब APS अटैक से मुंसलिक जितने भी दहशतगर्द थे उनको या तो उसी वक्त मार दिया गया या बाद में उनको सजाएं मिली, उनको फांसियाँ मिल गई हैं सब लोगों को, तो फिर आज APS शुदा फैमिलीज़ की डिमांड्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं? तो उनके लिए ये मैं बता दूं कि पहले तो वो 4 साल डिमांड करते रहे कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 4 साल बाद जाके उनकी डिमांड मानी गई और 2018 में उस टाइम के चीफ जो जस्टिस थे, जस्टिस साकिब निसार, उन्होंने 100 मोटो लिया और उस टाइम जुडिशल कमीशन बनाया गया और फिर उसने 2 साल में अपनी रिपोर्ट जो है जमा कराई। जून 2020 में उन्होंने एक रिपोर्ट जमा कराई, 525 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट थी, जुडिशल कमीशन रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि नेक्टा ने इस हमले से 2 दिन पहले वहाँ की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, आर्मी, पुलिस, उन सबको ये बता दिया था कि आर्मी से मुंसलिक जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रेड अलर्ट पे हैं, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इस सिक्योरिटी लैप्स के नतीजे में वो धमाका हुआ जिसमें कहा जाता है कि 180 बच्चे जो हैं वो शहीद किए गए। तो इस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर APS शुहदा फोरम ये डिमांड कर रहा है कि उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल रहील शरीफ और उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली खान, उस वक्त के जो कोर्प्स कमांडर पेशावर थे हिदायतुर रहमान, जिन्होंने ये बयान दिया कि आप नए बच्चे पैदा कर लें, और उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे इंटीरियर के अख्तर अली शाह और उस वक्त के CM KP जो थे परवेज़ खटक, इनके ख़िलाफ़ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए क्योंकि ये हाईएस्ट ऑफिस बेरर थे उस टाइम के और इनकी जिम्मेदारी थी कि उस इलाके की जो सिक्योरिटी है उसको सख्त किया जाए। और इनकी नाअहली थी जिसकी वजह से सिक्योरिटी लैप्स हुआ और वो अटैक हुआ। और इनको हटाने के बजाय, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय छोटे जूनियर अफसरान को निकाल दिया गया जो कि ठीक नहीं है। और ये एक रूटीन का काम है कि कोई भी मसला हो तो जो छोटे लोग हैं, नीचे दर्जे के लोग हैं, उनको हटा दिया जाए और जो हाईएस्ट ऑफिस बेरर्स हैं उनको सेव किया जाए। तो वो इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट ऑफिस बेरर थे उस टाइम के, जो कि बड़ी एक आप कह लेंगे लॉजिकल बात है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा APS शुहदा की फैमिलीज इस वाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं जिस तरीके से एहसानुल्लाह एहसान, जो कि उस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन था जब ये हमला हुआ, वो जिस तरीके से भागा है आर्मी के सेफ हाउस से, उसके हवाले से वो बड़े उनके शक व शुबहात हैं। और वो ये कहते हैं कि एहसानुल्लाह एहसान ने ये एडमिट किया है, उसने इतराफ़ किया है कि वो इस प्लान का हिस्सा था। तो जब वो आर्मी कस्टडी में था तो उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया गया, और जिस तरह फिर वो बाद में उसको भगाया गया या वो भागा, उसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा कंसर्नड है। और जिस तरह वो भागा वहाँ से, इसके हवाले से हम दिल्ली शो का जो एपिसोड 4 है उसमें बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं, आप देख सकते हैं उसमें कि उसकी जो बाद में ऑडियो क्लिप्स आई जिसमें उसने बताया अपना तरीकाकार। तो उससे तो ये मालूम होता है कि इतनी आसानी से कोई कैसे भाग सकता है इतनी आर्मी के सेफ हाउस से। तो वो वीडियो आप देखें जिसमें वो बताता है कि मैं जो हूँ, मैंने पहले 2 दिन पहले कुंडी तोड़ी, फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन कैब मंगवाई और वो कैब में बैठ के वो पाकिस्तान के दूर से भी बाहर निकल गया। तो इस सारा जो ये एपिसोड था इसके हवाले से APS शुहदा की फैमिली में बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि इतना बड़ा आदमी जो कि उस टाइम स्पोक्स पर्सन था उस जमात का, जिन्होंने उनके बच्चों का कत्ल किया, शहीद किए हैं उनको, उसको कैसे जो है वो इतनी आसानी से कैसे वो भाग गया उनकी कस्टडी के अंदर से। नाज़रीन, राइट टू लिव जो है वो एक बुनियादी इंसानी हकूक़ है और अगर रियासत ये भी किसी शहरी को नहीं दे पाती तो फिर उसके वजूद पे सवालात उठेंगे। जो हमने 16 दिसंबर 2014 में देखा वो एक शीयर ह्यूमन राइट वायलेशन थी और रियासत का एक फेलियर था। वो इस बात का सबूत है कि उस दिन पाकिस्तान की रियासत फेल हो गई थी उन 150 बच्चों के आगे जिनकी वो ज़िंदगी बचाने में नाकाम हो गई थी। और आज भी उनकी जो वालिदैन है वो इंसाफ की भीख मांग रहे हैं इस रियासत के साथ। तो हमें रिविजिट करने की ज़रूरत है कि क्या पॉलिसीज़ थी हमारी रियासत की जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात हुए और अभी भी हो रहे हैं। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो अपीजमेंट की पॉलिसीज़ है टुवर्ड्स फार राइट रिलीजियस ग्रुप्स, सेक्टेरियन आउटफिट्स, टेररिस्ट ग्रुप्स, ये ख़त्म करने की फ़ौरी तौर पर ज़रूरत है अव्वल तो। दूसरा, आप जब तक इन ग्रोहों के साथ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ही डील करेंगे, अकॉर्डिंग टू नेशनल एक्शन प्लान नहीं डील करेंगे, तब तक ये इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ये अपीसमेंट ख़त्म हो और स्ट्रिक्टली इनके साथ डील किया जाए।
और इस टिकटेड डीलिंग का मतलब ये नहीं है कि रुथलेस मिलिट्री ऑपरेशंस हो। हम ये समझते हैं कि हमने हमेशा से अमन को जो है वो वायलेंस के ऊपर तो जी है, और हमने टेबल टॉक्स पर भी हम यकीन रखते हैं। हम समझते हैं कि निगोशिएशंस और टेबल टॉक्स को हमेशा प्रेफर करना चाहिए रुथलेस मिलिट्री ऑपरेशंस की ऊपर, क्योंकि उसके दौरान हमेशा इनोसेंट लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धोते हैं। लेकिन इसका ये कतई तौर पे मतलब नहीं है, इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जो है इन लोगों को माफ़ कर दें और इन लोगों को जो है पाकिस्तान का आइन के मुताबिक जो है डील ना करें, और आप उन फैमिलीज़ जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर कोई भी फैसला कर लें, तो उनको इंसाफ देना, उनको सेटिस्फाई करना इस टाइम रियासत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए।